उसे बैंक में जमा करते हैं और फिर पता चलता है कि भाई खाते में तो पैसे ही नहीं थे। बिल्कुल। अब ये एक आम समस्या है जिसके लिए एक मतलब तय कानूनी रास्ता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप वो कानूनी रास्ता अपनाने में सिर्फ 2 दिन की देरी कर दें तो क्या 2 दिन की मामूली सी चूक किसी मामले को 5 साल तक खींच सकती है और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकती है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हाँ। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही हालिया और मैं कहूंगा बेहद दिलचस्प फैसले की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। एस नागेश बनाम शोभा एस आराध्या, 2025। जी। बाहर से देखने पर तो ये चेक बाउंस का एक सामान्य मामला लगता है, लेकिन इसकी तह में कानून का एक बहुत ही बुनियादी सवाल छुपा है। और वो सवाल है प्रक्रिया का। हाँ, सवाल ये है कि क्या एक अदालत किसी देरी से दायर मुकदमे को पहले स्वीकार कर सकती है और फिर सालों बाद उस देरी को माफ करके उसे कानूनी मान्यता दे सकती है? ये पहले क्या बाद में क्या का एक ऐसा सवाल है जिसने हमारी न्याय प्रणाली की नींव को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक सवाल नहीं है, ये असल में 2 कानूनी दर्शनों का टकराव है। अच्छा। हाँ, एक तरफ है व्यवहारिक न्याय जो कहता है कि भाई छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करो और मामले के सार पर ध्यान दो। सही बात है। और दूसरी तरफ है प्रक्रियात्मक शुद्धता जो कहती है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही न्याय की बुनियाद है, उससे कोई समझौता नहीं हो सकता। तो आज हमारी चर्चा का मिशन यही समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस टकराव में किस पक्ष को चुना, और ये भी कि ये मामूली सी लगने वाली प्रक्रियात्मक गलती असल में एक क्षेत्राधिकार संबंधी दोष क्यों है, मतलब एक ऐसी बुनियादी खामी जो पूरे मामले को ही शून्य कर देती है। तो 1-2 दिन की देरी इतनी बड़ी बात बन गई कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, हमें इस मामले की कहानी को शुरू से समझना होगा। इसके तथ्य क्या थे? कहानी 5.40 लाख रुपए के एक कथित ऋण से शुरू होती है। भुगतान के लिए एक चेक दिया गया जो 17 जुलाई 2013 को बाउंस हो गया। ओके। अब यहीं से कानून की घड़ी समझिए टिक टिक करना शुरू कर देती है। परक्रम्य लिखित अधिनियम यानी एनआई एक्ट के तहत आपको एक तय समय के अंदर कानूनी कार्रवाई करनी होती है। कानूनी नोटिस भेजने के बाद शिकायतकर्ता को 1 महीने के भीतर मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करनी होती है। और यहीं पर कहानी में शायद मोड़ आता है। बिल्कुल। इस मामले में शिकायत 9 अक्टूबर 2013 को दर्ज की गई, जो तय समय सीमा से ठीक 2 दिन ज्यादा थी। सिर्फ 2 दिन? हाँ। अब सामान्य तौर पर तो यही लगेगा कि भाई अदालत देरी का कारण पूछेगी और अगर कारण वाजिब लगा तो उसे माफ कर देगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है ना? यहाँ कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मजिस्ट्रेट ने शिकायत स्वीकार कर ली और उस पर संज्ञान ले लिया, मतलब मामले को आधिकारिक तौर पर दर्ज करके कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। देरी माफ होने से पहले? हाँ, देरी माफ करने के लिए एक आवेदन भी दिया गया था, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस 2 दिन की देरी को माफ करने का आदेश लगभग 5 साल बाद 2018 में आया। क्या 5 साल बाद? जी, 5 साल बाद, जिसमें चिकित्सीय कारणों का हवाला दिया गया था। ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति पर 5 साल तक एक आपराधिक मामला चलता रहा जिसकी कानूनी शुरुआत ही सवालों के घेरे में थी। सही कहा आपने। ये तो किसी को ऐसे घर में रहने के लिए कहने जैसा है जिसकी नींव ही नहीं खोदी गई हो। यहीं से तो असली कानूनी सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल। सवाल यही था कि क्या वो शुरुआती कार्रवाई यानी मामले पर संज्ञान लेना जो देरी माफ होने से 5 साल पहले हुई थी, क्या वो कानूनी रूप से वैध थी, या वो एक ऐसा जहरीला बीज था जिसने पूरे कानूनी पेड़ को ही अवैध बना दिया? बिल्कुल सही। और इसी सवाल पर हमें 2 बड़ी अदालतों, कर्नाटका हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के बीच एक गहरा वैचारिक मतभेद देखने को मिलता है। हाँ, दोनों के नजरिए एकदम अलग थे। पहले हाईकोर्ट की बात करते हैं। उनका नजरिया काफी व्यावहारिक लगता है, एक तरह से नो हार्म नो फाउल वाला। उनका तर्क क्या था? हाईकोर्ट ने इसे एक सुधारी जा सकने वाली अनियमितता माना, मतलब एक क्योरेबल इरेगुलरिटी। अच्छा। उनकी सोच ये थी कि चूंकि देरी को अंततः माफ कर ही दिया गया, भले ही देर से किया गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संज्ञान पहले ले लिया गया था। उनकी नजर में ये एक प्रक्रियात्मक चूक थी जिसे बाद में ठीक कर लिया गया। उन्होंने सोचा कि प्रक्रिया का क्रम बदलने से न्याय के मूल उद्देश्य पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए मामले को चलने देना चाहिए। मैं हाईकोर्ट की तर्क को समझने की कोशिश कर रहा हूं। शायद वो ये सोच रहे थे कि एक व्यक्ति
जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है उसे सिर्फ एक छोटी सी प्रक्रियात्मक गलती की वजह से न्याय से वंचित क्यों किया जाए? हाँ, यही उनकी सोच थी। ये एक तरह से न्याय के सार को प्रक्रिया के ऊपर रखने जैसा है। बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दृष्टिकोण को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसमें सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक घातक दोष देखा। घातक दोष, ये बिल्कुल सही शब्द है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक सुधारी जा सकने वाली अनियमितता नहीं है, बल्कि ये एक क्षेत्राधिकार संबंधी दोष है, एक जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट। अब ये एक बहुत भारी कानूनी शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल और गहरा है। चलिए इसी को सरल बनाते हैं। ये क्षेत्राधिकार संबंधी दोष एक आम प्रक्रियात्मक गलती से अलग कैसे है? किसी आम इंसान को कैसे समझाया जा सकता है? इसे समझने के लिए एक फुटबॉल मैच का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। एक रेफरी का अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन सिर्फ फुटबॉल का मैदान है जी। अगर वो मैदान पर किसी खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाता है तो ये उसके अधिकार में है, भले ही उसका फैसला गलत हो। सही। लेकिन अगर वही रेफरी दौड़कर स्टैंड्स में बैठे किसी दर्शक को रेड कार्ड दिखा दे तो वो कार्रवाई सिर्फ एक गलती नहीं है, वो पूरी तरह से शून्य है। अच्छा। क्यों? क्योंकि स्टैंड्स उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उस दर्शक पर रेड कार्ड का कोई असर नहीं होगा। बेहतरीन उदाहरण है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जिस समय मजिस्ट्रेट ने शिकायत पर संज्ञान लिया वो कानूनी तौर पर स्टैंड्स में बैठे दर्शक को रेड कार्ड दिखाने जैसा था। बिल्कुल। उनके पास ऐसा करने का अधिकार ही नहीं था। बिल्कुल यही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक देरी को माफ नहीं किया जाता तब तक वो शिकायत कानूनी रूप से अदालत के लिए अस्तित्व में ही नहीं आती, वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। उस पर कोई भी कार्रवाई करने का मतलब है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करना। ओके। और अधिकार क्षेत्र के बिना की गई कोई भी कार्रवाई शुरू से ही शून्य होती है, उसे बाद में ठीक नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस कठोर रुख के लिए कानून की किस किताब या मतलब किस नियम का सहारा लिया? उनके तर्क का कानूनी आधार क्या था? उन्होंने सीधे एनआई एक्ट की धारा 142(1)(b) के परंतुक यानी प्रोवाइजो की ओर इशारा किया। ओके। यह प्रावधान कहता है कि अदालत देरी से दायर शिकायत पर संज्ञान ले सकती है, लेकिन तभी जब शिकायतकर्ता यह साबित कर दे कि देरी का पर्याप्त कारण था। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पहले साबित करने पर जोर दिया। इसका मतलब है कि देरी को माफ करने का निर्णय संज्ञान लेने की कार्रवाई से पहले आना चाहिए। यह एक पूर्व शर्त है, एक कंडीशन प्रेसिडेंट है। ये तो एक पासवर्ड की तरह हुआ। आप सही पासवर्ड डाले बिना फाइल नहीं खोल सकते। हाँ बिल्कुल। यहाँ पासवर्ड था देरी के लिए पर्याप्त कारण साबित करना और अदालत से माफी पाना। और मजिस्ट्रेट ने बिना पासवर्ड डाले ही फाइल खोलने की कोशिश की। आपने इसे पूरी तरह से पकड़ लिया। ये कोई क्रम बदलने वाला अभ्यास नहीं है। हाई कोर्ट ने इसे एक इंटरचेंजेबल एक्सरसाइज माना था, यानी जिसे आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कानून का एक अनिवार्य आदेश है। जिस दिन संज्ञान लिया गया उस दिन शिकायत समय सीमा से बाहर थी और इसलिए मजिस्ट्रेट के पास उस पर कार्रवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। उनकी वो कार्रवाई कानूनी रूप से नॉनेस्ट थी, यानी ऐसी कार्रवाई जो कभी हुई ही नहीं, और जो चीज कभी हुई ही नहीं उसे आप 5 साल बाद सही नहीं ठहरा सकते। सही बात है। ये फ्रूट ऑफ द पॉइजन्ड ट्री का क्लासिक मामला है। अगर पेड़ ही जहरीला है तो उसका फल भी जहरीला ही होगा। अब इस फैसले के व्यापक प्रभाव पर आते हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह सोचने की कोशिश कर रहा हूं जिसका चेक बाउंस हुआ है। वो शायद सोचेगा ये तो बहुत कठोर नियम है। हो सकता है। इससे तो आरोपी को एक तकनीकी खामी का फायदा उठाकर बच निकलने का मौका मिल जाएगा। क्या ये न्याय के खिलाफ नहीं है? ये एक वाजिब सवाल लगता है। क्या ये प्रक्रिया को न्याय पर प्राथमिकता देना नहीं है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस फैसले के दिल में यही दुविधा है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि प्रक्रिया न्याय के रास्ते में आ रही है। हाँ। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो प्रक्रियात्मक निश्चितता भी न्याय का ही एक रूप है। सोचिए, कानून में समय सीमा क्यों होती है? एनआई एक्ट में ये सख्त समय सीमाएं इसलिए हैं ताकि चेक एक विश्वसनीय और तेज गति वाला वित्तीय साधन बना रहे। अगर चेक बाउंस के मामले सालों बाद कभी भी दर्ज किए जा सकें तो कोई भी चेक स्वीकार करने से पहले 100 बार सोचेगा। सही बात है। इससे तो पूरी व्यापारिक व्यवस्था की गति धीमी पड़ जाएगी। बिल्कुल। तो ये सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे वित्तीय प्रणाली के भरोसे को बनाए रखने का सवाल है। और शायद आरोपी के अधिकारों की भी बात है इसमें। हाँ,
और ये आरोपी के अधिकारों की भी रक्षा करता है। कल्पना कीजिए कि आपके ऊपर एक ऐसा मुकदमा 5 साल तक चलता रहे जिसे कानूनी तौर पर शुरू ही नहीं होना चाहिए था। ये तो मानसिक प्रताड़ना है। ये आपके समय, पैसे और मानसिक शांति की भारी बर्बादी है। यह फैसला सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी अवैध मुकदमेबाजी का सामना ना करना पड़े। तो ये प्रणाली में एक अनुशासन लाता है। बिल्कुल, ये शिकायतकर्ताओं को भी एक स्पष्ट संदेश देता है। कानून की समय सीमा का सम्मान करें, और अगर आपसे देरी होती है तो आपका पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम अदालत को उस देरी के कारणों से संतुष्ट करना है। उसके बाद ही न्याय की गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि कानून में प्रक्रिया सिर्फ एक औपचारिकता या कह लीजिए सुझाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह न्याय प्रणाली की नींव का पत्थर है। एस नागेश बनाम शोभा आराध्या मामले ने यह स्थापित कर दिया है कि एक ऐसी इमारत जो गलत नींव पर खड़ी की गई हो, वो चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसे गिरना ही होगा। अदालत के अधिकार का दरवाजा कानूनी चाबी से ही खुलता है। आप खिड़की से कूदकर अंदर नहीं आ सकते और फिर चाबी नहीं मांग सकते। बिल्कुल सही। और ये हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। वो क्या? ये फैसला न्याय तक पहुंच और प्रक्रियात्मक कठोरता के बीच के नाजुक संतुलन के बारे में क्या कहता है। एक तरफ ये जरूरी है कि असली शिकायतों को सुना जाए और उन्हें छोटी-मोटी चूकों की वजह से खारिज न किया जाए। सही। लेकिन दूसरी तरफ ये भी उतना ही जरूरी है कि लोगों को समय बाधित और अवैध मुकदमों के बोझ से बचाया जाए। यह फैसला प्रक्रियात्मक शुद्धता को बहुत ऊंचा स्थान देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी कानूनी प्रणाली में और कहां-कहां हम ऐसी क्षेत्राधिकार संबंधी खामियों को महज सुधारी जा सकने वाली गलतियां समझने की भूल कर रहे हैं, और उस भूल की कीमत कौन चुका रहा है।